हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें कि हम अपनी पहली यूनिट को देख रहे थे जो कि है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें हमने एटम्स के बारे में देखा था। फिर हमने जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उन क्वांटम नंबर्स के बारे में देखा था, चारों क्वांटम नंबर्स को इन डिटेल डिस्कस किया था हमने। फिर हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन तीनों प्रिंसिपल्स को हमने बेसिकली इन डिटेल कवर किया था, जो कि है हमारे पास अबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों प्रिंसिपल को अच्छे से हमने कवर किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी है पिछले वीडियोस, वो हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ से हमारे बैच साथी में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें हमने देख लिया था, और उसके बाद से हमने क्या देखा था, एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, एंगुलर वेव फंक्शन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो पहले रेडियल को देखें तो रेडियल वेव फंक्शन क्या दिखाता है, जो भी रेडियस से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है, रेडियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को रेडियल वेव फंक्शन दिखाता है। ठीक है, और एक चीज और कि किस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस से, किस डायरेक्शन में, एक तो कितनी दूरी पे प्रेजेंट है और किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये कौन शो करता है, हमारा रेडियल वेव फंक्शन। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। और जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन होता है वो दो हमारे क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से थे वो क्वांटम नंबर्स, वो था n और l, यानी प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहा था हमारा रेडियल वेव फंक्शन। दूसरा है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। अब वो जो हम पर्टिकुलर देख रहे थे वहां पे कि जब हम क्या देख रहे थे, जब हमारे पास ऐसे कोई एक्सिस है और कोई इलेक्ट्रॉन स्पेस में प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड। तो एक हो जाएगा आर, एक हो जाएगा थीटा और एक हो जाएगा फाई। यही देखा था हमने। तो ये जो भी हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्स वाई और जेड एक्सिस से, एक्स वाई और जेड एक्सिस से किस किस एंगल को फॉर्म कर रहा है, कितने एंगल को फॉर्म कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या देखे थे, उसके रिस्पेक्ट में हम किसको देखते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन को। तो हमने एंगुलर वेव फंक्शन को डिफाइन किया था वहां पे। और क्या देखा था हमने कि जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो किस किस क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, हमारे एल पे और एम पे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये हो गया हमारा एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन। हम वेव फंक्शन को पर्टिकुलरली साई से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। ने देखा था कि जो वेव फंक्शन है हमारा उसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये साई की वैल्यू क्या होती थी, इस साई की वैल्यू, ये साई किस में देख रहे थे हम, इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा और फाई। ठीक है, इन तीनों के टर्म्स में देख रहे थे। तो इसकी वैल्यू जो रेडियल वेव फंक्शन, यानी कि हमारे पास क्या है, आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एन और एल पे, यानी आर एन एल। और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, एंगुलर वेव फंक्शन थीटा और साई। ठीक है, जो ये थीटा है ये डिपेंड कर रहा था अपने एल पे और एम पे। ठीक, और यहाँ पे जो फाई है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अपने एम पे डिपेंड कर रहा था। ठीक, तो ये इक्वेशन हमने देखी थी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, साई इज इक्वल टू आर एन एल, इसको भी रहने दो चाहे इसको। और ये क्या, ये तो रेडियल वेव फंक्शन है और ये एंगुलर वेव फंक्शन है, तो इसे हम क्या ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंगुलर वेव फंक्शन को ए से, और एल एम दोनों में एम ही कॉमन है तो इसलिए यहाँ पे एल एम पे डिपेंड कर रहा था। ये इतनी चीजें हमने देख ली थी। और एक चीज और देखी थी अपने, क्या कि पर्टिकुलर जो आर एन एल है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, और ए एल एम है तो 1s के लिए, 2s के लिए, तो इन सब की वैल्यूज हमने देख ली थी। ठीक है, उन वैल्यूज को आप लोग लर्न कर लेना क्योंकि उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अब एमसीक्यू होने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन और इसके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। इतना था हमारा रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब इसके बाद से क्या है,
तो ये हो गया। अब क्या है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेसिकली क्या दिखाएगा हमें, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है हमारे पास, उसको हम क्यों, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, उन्हीं वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उससे वही हम यहाँ पे उसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर्व देखेंगे अभी। तो ये क्या लिखा है कि द साई स्क्वायर, अच्छा साई क्या था, साई वेव फंक्शन था, यहाँ पे साई स्क्वायर। अब साई की जब वैल्यू लेंगे तो वो पर्टिकुलरली 1s के लिए लेंगे, 2s के लिए, तो उस केस में वो नेगेटिव ग्राफ शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब साई स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए हम साई स्क्वायर और आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो द साई स्क्वायर वर्सेस आर प्लॉट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। यानी ये क्या देगा हमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, उसी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व भी आगे बोलेंगे, डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, कहाँ पे कितनी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमें यहाँ से पता चलता है, किसके ग्राफ से, साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ से, ठीक है। आगे देखें, however, in order to determine the total probability in an infinitesimally small region, we have to multiply probability density by the volume of the region. क्या रहा है कि जब हम फाइंड करेंगे, ये तो हो गया कि हम साई स्क्वायर और आर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा, अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी होगी तो उस केस में क्या करते हैं, और वो क्या होगा, बहुत एटम हमें पता है कि बहुत ही छोटा होता है, उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होंगे, इसलिए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटे रीजन में हम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमको जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर है, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द रीजन, उस रीजन का वॉल्यूम जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर, अच्छा वॉल्यूम ऑफ रीजन हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ शेल, अच्छा बेसिकली हमें शेल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा वॉल्यूम क्या नहीं होगा, स्फीयर का वॉल्यूम हम ना लेके हम जो शेल ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो इनका वॉल्यूम हमें लेना है, ठीक है, ना कि हमें पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे शेल की वॉल्यूम लेना है, तो इसमें पाई स्क्वायर में हम इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी। अब इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर ना, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल रीजन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, यानी हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ अगर ये आर बन रहा है तो ये छोटा सा रीजन डी आर है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, इसलिए ये छोटा सा रीजन डी आर ले लेंगे, तो वो डी आर भी इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्यों डी आर आ रहा है समझ में आया, जब छोटे रीजन को दिखाना होता है तो डी आर लेते हैं, ठीक है। फिर तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्क्वायर इनटू डीवी, उसका वॉल्यूम लेंगे। अब उसका वॉल्यूम, अब इसमें डीवी क्या है, उस वॉल्यूम, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस रीजन में, ठीक है। यानी ये क्या है, ये डीवी है, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा डीवी हो जाएगा, और ये डीवी वही वॉल्यूम है रीजन का जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने की कुछ पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज होगी, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि सिंस द एटम्स हैज स्फेरिकल सिमेट्री, यही बताया मैंने कि एटम्स की स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो डिस्कस द प्रोबेबिलिटी, इट इज मोर यूजफुल टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल लेंगे बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ रेडियस r प्लस dr और r, ठीक है। dr के टर्म्स में जब हम लेते हैं तो हमारे पास फाइनल जो मिलता है तो जो हमें फाइनल इक्वेशन, अच्छा वो अभी आगे ये प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है हमें, फाइनल इक्वेशन ये मिलता है, यानी साई स्क्वायर 4πr स्क्वायर डी आर, 4πr स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको अब अरेंज करके 4πr स्क्वायर डी आर और साई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या, टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस टू बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स क्या हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स प्रेजेंट है, तो ये एक के बाद जो एक आ रहा है वो हमारे कॉन्सेंट्रिक शेल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये शेल्स ही तो होते हैं, शेल्स या ऑर्बिट, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सच अ शेल इज एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस डी आर, और जो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि वो बहुत ही स्मॉल थिकनेस का है, बहुत ही स्मॉल थिकनेस, जिसकी वजह से उसको क्या ले रहा है, डी आर ले रहा है, तो वहां पे 4πr स्क्वायर डी आर हो जा रहा है, ठीक। अब इसको, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, अब ये प्रोबेबिलिटी सॉरी ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई का स्क्वायर, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी किसी इलेक्ट्रॉन्स को फाउंड करने की, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, ठीक। तो ये हो गया। फिर अब इसी को लेके तुम्हारा 4πr स्क्वायर डी आर साई और साई स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट करने से हमें क्या दिखेगा, देख लो, दिस गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट पर्टिकुलर डिस्टेंस r, ठीक है। यानी उस इक्वेशन से, प्रोबेबिलिटी वाले इक्वेशन से कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r है, तो वहां से हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की होगी वहां पे, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस हमारा न्यूक्लियस से दे दिया, कोई भी डिस्टेंस r, तो वहां की कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी। इसी को, जो प्रोबेबिलिटी वहां पे आती है उसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और हमारा किससे, जो हमारा साई स्क्वायर है और आर है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो उसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। यानी दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी। और फिर द प्लॉट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी 4πr स्क्वायर साई आर स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो जो हम वैल्यू निकाले हैं प्रोबेबिलिटी की, वो तो हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी। और फिर हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर और अपने जो भी r पर्टिकुलरली है उसके बीच में, उससे हम क्या कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ग्राफ, अच्छा एक चीज और, ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ शेल है, वॉल्यूम ऑफ शेल और डिस्टेंस r। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाने पे वॉल्यूम ऑफ शेल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ शेल इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, ठीक। और ये ग्राफ अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, क्या है इसमें, अब जब हम ग्राफ प्लॉट, पहले ग्राफ देख लें,
जब हम 1s ऑर्बिटल का ग्राफ देखेंगे, 1s ऑर्बिटल में ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और ये क्या है, रेडियस है। तो ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारी 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर हो गया और आर, ठीक है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये 1s का जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं, 1s का ग्राफ ऐसे जा रहा है ना। 2s का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर और ये क्या है, ये 2p का ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या इस ग्राफ में हम देखेंगे, ये 1s का ऑर्बिटल है, इसका 1s का ऑर्बिटल क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाउंड करने की, जब एकदम स्टार्टिंग में क्या है, वो तो 0 है, लेकिन फिर क्या फॉर्म हो रहा है, एक मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और यहाँ पे 0 हुई और ये फिर डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। ये किसका प्लॉट है, 1s ऑर्बिटल का प्लॉट है, ठीक है। और फिर ये 2s ऑर्बिटल का प्लॉट में क्या होता है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये प्लॉट ऐसे है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 रही, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गई। ये किसका प्लॉट है, 2s ऑर्बिटल का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड होंगे। अब देखो ऐसे पॉइंट्स आप लोग ने पहले पढ़ा होगा, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, मिनिमम हो, या मिनिमम नहीं 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स, NODES, नोड्स। तो नोड्स बेसिकली क्या होते हैं, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 0 इज नोन एज नोड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो 2s ऑर्बिटल के केस में हमें नोड देखने को मिल रहा है एक, ठीक है। फिर 2p ऑर्बिटल के केस में हमें कोई नोड नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक। अभी समझ में आएगा कि किसमें आगे चल के मैं एक फॉर्मूलाज बता दूंगी जिसमें मैं प्रॉपर नोड्स को एक्सप्लेन कर दूंगी, किसमें पर्टिकुलरली किस ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं, किस क्वांटम नंबर में कितने नोड्स होते हैं, तो ये सब देखने को आप समझ जाओगे तब। अभी के लिए इतना जान लो कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 हो जाए, वो क्या हो जाता है, वो आपका नोड्स हो जाता है। तो इस ग्राफ से हम क्या देखें कि जो 1s ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा, एक मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा, है ना। और ये आपके 2s ऑर्बिटल में यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी 2s ऑर्बिटल में ये मैक्सिमा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फिर 2p ऑर्बिटल्स के केस में कोई नोड्स नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, कोई एक भी नोड नहीं है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये आपका मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक। इतनी बार समझ में, ये ग्राफ्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये बस इतना शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपके हैं वो किस ऑर्बिटल में कैसे फिल होंगे, किस ऑर्बिटल में कितना कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ नोड्स हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, जहाँ मैक्सिमा है वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे यानी फिल होंगे, ठीक। तो यही सारी बातें पिछले स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, देख लो। The graph of 1s orbital shows that the probability of finding the electron is 0 at the nucleus. जो पहला पॉइंट था वो न्यूक्लियस ही होगा, 1s है, ऐसे समझो कि 1s है तो फर्स्ट ऑर्बिट का होगा, और वो फर्स्ट ऑर्बिट डायरेक्टली कहाँ से होती है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट होती है, तो न्यूक्लियस के पास जस्ट इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं होगा, वो सीधे कहाँ प्रेजेंट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। द ग्राफ ऑफ 1s ऑर्बिटल यही हमें दिखाया कि वो 0 है न्यूक्लियस पे, ठीक है। It keeps on increasing and becomes maxima at a particular distance from the nucleus and then gradually decreases, ठीक है। क्या हम देख रहे थे, 1s ऑर्बिटल के लिए ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर था, और ये r था आपका। तो इस केस में ऐसे ग्राफ 1s का आ रहा था। इसमें हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस के पास ये तो 0 है, और फिर ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज किया ना, ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा अटेंड किया और फिर नीचे जा रहा है। अब 1s के बाद ये 2 सेकंड वाले ऑर्बिटल में, यानी सेकंड वाले ऑर्बिट जो है वहां पे फिल होने जा रहा होगा, है ना।
तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में कुछ रहा होगा तो यहाँ पे भी नोड ऑब्जर्व होगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी फिलहाल 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से इंक्रीज होना स्टार्ट, न्यूक्लियस के अराउंड 0 रह रहा है, फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है, फिर डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हो रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मैक्सिमम हो रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, और फिर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। फिर द पीक ऑफ द कर्व गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। अब ये पीक क्या देता है, ये पीक डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी दूरी है इस चीज को बताता है, ठीक है। आगे हमने देखा है कि ये क्या होता है, ये जितनी भी दूरी होगी हमारे न्यूक्लियस से उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने की जहां प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये केस था किसका, 1s ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये टॉपिक समझना इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहीं से तो हम शेप को बताएंगे, इसलिए ये शेप पढ़ने से पहले ये टॉपिक देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1s ऑर्बिटल के केस में ये आ रहा है। फिर 2s में क्या देखे हैं, टू एस के केस में हम क्या देख रहे थे, 2s का ग्राफ देख रहे थे, ये ऐसे कुछ 2s का ग्राफ आ रहा था। तो यही चीज यहाँ पे एक नोड ऑब्जर्व हो रहा था, यहाँ पे एक नोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, और फिर ये इंक्रीज कर रहा था किसी डिस्टेंस पे और फिर डिक्रीज कर जा रहा था, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल के केस में द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल इज b, आगे जो ग्राफ दिया हुआ है ना उसमें b वाला 2s का ही दिया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, और यही वाला ग्राफ है, ठीक है। The curve shows that there is two regions of high probability maxima, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, यानी दो मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एकदम नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी कंप्लीटली। टू रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज, दो रीजन्स है ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज की, इन दोनों के बीच में क्या है, वेयर देयर इज फाइंड in between the regions of maximum probabilities there is a region where the probability of finding the electrons is 0, इसी को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। दोनों मैक्सिमा के बीच में एक रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एकदम 0 है, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं आपको, तो वैसे ये पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं, नोड्स कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 1s और ये हो गया 1s और 2s का केस। फिर आगे देखो 2p ऑर्बिटल के केस में, 2p ऑर्बिटल के केस में क्या हो रहा है, जैसे 1s का हो रहा है, कुछ पॉइंट पे कोई नोड हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलर 1s के सिमिलर 2p का ऑर्बिटल है। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, रेडियल वेव फंक्शन को देख लिया और उसमें एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ये सारी चीजें, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक। जिससे हमें समझना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि 1s का जब ऐसे आ रहा था, 1s का ऐसे आ रहा था, यानी ये कुछ शेप को बता रहा होगा, है ना।
यानी कि इसी से हम क्या फाइंड करेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल। हालांकि आपको ये अभी जानना नहीं है कि कैसे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन कर रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होते कैसे हैं। 1s का ऐसे, अब 2s का जब ऐसे आ रहा था तो यानी कि हम 2s का जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो कुछ नोट्स देखने को हमें मिलेंगे, है ना। तो यहीं से तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, इन्हीं ग्राफ से तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कुछ नोट्स 2s में कुछ नोट्स देखने को मिलेंगे, 1s में नोट्स नहीं देखना हमें, तो यहीं से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वहीं से कंक्लूड हो रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, अभी तक आपको समझ में आया होगा तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इजी रहेगा। वैसे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इजी है। जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब है, एक तो पहली बात कि स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल होता है। अच्छा, ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। अब कैसे नॉन डायरेक्शनल कहने का क्या मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की किसी भी डायरेक्शन में, ये न्यूक्लियस है, अब किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। मतलब कि सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें सेम। ऐसा नहीं होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे हैं और यहाँ पे एकदम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सारे डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो पहली लाइन यही है कि नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल। फिर इसका मतलब क्या है, नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब वही पॉइंट नेक्स्ट लिखी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, दिस मींस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से कोई भी दूरी लेंगे हम तो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की वो किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द डेंसिटी ऑफ द चार्ज क्लाउड इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के पास जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड की, वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे होंगे वैसे वैसे ये क्या हो रही होगी, ये जो चार्ज क्लाउड, अच्छा ऐसे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास पास होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे क्योंकि ये बड़ा शेल है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो न्यूक्लियस से पास होते हैं वहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड्स देखने की, तो वो डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होते जाती है, जो डेंसिटी होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो वही चीज है, डेंसिटी ऑफ चार्ज क्लाउड इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्लाउड्स की तो वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम जाएंगे दूर तो क्या होगा, वो कम होते जाएगी। ठीक, यानी एस, इसमें क्या देख लिए कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। ठीक, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल्स में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो वो सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, दूसरे डायरेक्शन में आपको कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, नहीं, सारे डायरेक्शन में आपको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। और एक पॉइंट और कि जैसे हम न्यूक्लियस के पास रहे तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, वो ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा कम होते जाएगा। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। ठीक, अब ये बताओ एस और, अच्छा वो केस किसका था, 1s ऑर्बिटल का। 2s ऑर्बिटल का देखें अगर हम
2s ऑर्बिटल भी नॉन डायरेक्शनल होगा, सारे s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, तो 2s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये भी 1s जैसे नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता था, और ये 2s भी सिमिलरली क्या होगा, 2s ऑर्बिटल भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल होगा। यानी 2s में भी कहीं किसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को ले लें तो क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की वो सेम आएगा किसी भी डायरेक्शन में हम जाएं इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, कि इस केस में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, और बिकम्स स्मॉल एट लास्ट डिस्टेंस। जो पहले हम लोग देखे, हम क्या बोले थे पहले कि हम यही देखे थे कि जब हम न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और जैसे जैसे हम दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है। यही हम 1s के केस में अभी देख रहे थे, तो वह यही चीज 2s के केस में भी होगा कि जब हम पास में रहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिला, और दूर गए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब जो इफेक्टिव वॉल्यूम और साइज, इफेक्टिव वॉल्यूम और साइज ऑफ 2s इज लार्जर देन 1s ऑर्बिटल। बेसिक सी बात है कि जो 1s है वो हमारे न्यूक्लियस के तुरंत बाद होता है, वो छोटा होगा, और 2s जो है वो न्यूक्लियस के आगे, अरे सॉरी 1s के बाद होता है, तो उसकी जो साइज आएगी वो साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू 1s, ठीक है। तो और वॉल्यूम या साइज, ठीक है, साइज बड़ी है तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा क्योंकि r ज्यादा हो जा रहा है, तो 1s के कंपैरिजन में 2s का ज्यादा आएगा। फिर अब देखो इसका इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 2s ऑर्बिटल इज दैट देयर इज अ स्फेरिकल शेल विद इन 2s ऑर्बिटल regions without dots where the probability of finding the electron is practically zero, and this is called the node or nodal surface। node, ठीक, नोडल सरफेस यानी एक ऐसा प्लेन, नोडल सरफेस क्या हो गया, एक ऐसा प्लेन जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेन में एकदम है ही नहीं, तो ऐसे प्लेन को हम नोडल प्लेन, नोड क्या था कि अभी तक नोड वो पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एकदम जीरो हो रहे थे, और नोडल सरफेस क्या हो जाएगा, एक ऐसा पूरा सरफेस, नोडल सरफेस ऐसा सरफेस जहां पे पूरे उस प्लेन को पास करे, उस प्लेन में जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं फाउंड हो, तो ऐसे सरफेस को हम नोडल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इस 2s ऑर्बिटल के केस में क्या होगा कि वो एक स्फेरिकल शेल होगा, 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेल होगा 2s ऑर्बिटल के अंदर, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल शेल, उस पूरे शेल में, उस पूरे रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स एकदम होंगे ही नहीं, तो ऐसे को हम नोडल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे ये, अच्छा इसका डायग्राम अभी दिखाते हैं, ये देख लो। अब इसका मतलब क्या है कि 2s ऑर्बिटल डिफर्स फ्रॉम 1s ऑर्बिटल बीइंग लार्जर इन साइज, वो साइज में बड़ा है, और इसमें क्या है, नोडल सरफेस है, और 1s में हमारा कोई नोडल सरफेस नहीं है, और 2s में हमारा नोडल सरफेस देखने को मिल जाता है। ये वही चीज हिंदी में लिखी हुई आप देख लो। अच्छा, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी साइंस बेसिकली इंग्लिश में ही, बीएससी बेसिकली इंग्लिश में ही होती है। अब आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप हिंदी में लिख दे रहे हो, लेकिन अगर आप आगे भी जाओगे, मास्टर्स करोगे, तो वहाँ आपको कुछ ऐसा हिंदी में नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो ना, आप फर्स्ट सेम में हो तो अभी तो आपको पेपर इंग्लिश या हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं है, बस MCQ है, तो आपको कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करो कि आप धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट करो हिंदी से इंग्लिश में, जिससे आपको आगे इजी होने वाले चीज़ें, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत आने वाली। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आएंगी टर्म्स को समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, तो क्या होगा कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, ठीक है।
क्या अभी हम देखें 1s में कोई नोड्स नहीं प्रेजेंट हो रहे थे, नोडल सरफेस नहीं हो रहा था, और 2s में हमें नोडल सरफेस देखने को मिल रहा था। वो क्यों देखने को मिल रहा था, यहाँ डायग्राम से समझ में आएगा इसलिए आपको। ये है 1s ऑर्बिटल। 1s में 1s ऑर्बिटल है, यानी न्यूक्लियस के बाद डायरेक्ट 1s फर्स्ट ऑर्बिट आ जाता है तो 1s देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम 2s ऑर्बिटल में जाएंगे तो ये 1 का हो गया। ऐसे समझो कि जैसे आप जहां भी रह रहे हो, जिस भी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका रूम हो गया, ठीक है। उसमें आप बैठे हुए हो, आप खुद को इलेक्ट्रॉन समझो और उस पूरे को ऑर्बिट समझो, ऑर्बिटल समझो, एस ऑर्बिटल। और आपके बगल वाले रूम में भी कोई इंसान बैठा होगा तो वो दूसरे ऑर्बिट का इंसान है, दूसरे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप दोनों के बीच में होगी, क्या, आपकी वॉल्स, ठीक है। वॉल्स आप दोनों को सेपरेट कर रही होंगी। क्या कोई उन वॉल्स पे बैठ सकता है, उन वॉल्स जहां प्रेजेंट है वहां पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है ना। तो वो क्या हो गया, वो आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो नोड्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली 1s और 2s जब हम जाएंगे, यानी 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, यानी कि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल आएगा। फर्स्ट शेल आएगा तो उसमें कोई नोड की बात नहीं है, तो उसमें कोई नोड्स इसलिए देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसमें क्या है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड वाला रीजन हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये जो व्हाइट वाला रीजन है, ये व्हाइट वाले रीजन में आपको, इस व्हाइट वाले रीजन में आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल सेपरेट होगा तो कुछ रीजन होगा वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड होंगे। वो दीवार के जैसे आप दोनों के बीच में दीवार आ रही थी, वैसे ये दीवार का काम कर रहे हैं। और इसी रीजन को, ये जो रीजन फाउंड हो रहा है, इसी रीजन को हम क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं। नोडल सरफेस यही हो जा रहा है, यानी ये ऐसा सरफेस हो गया जहां पे आपके एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नोडल सरफेस, समझ में आया। अगर हम 2s ये ऑर्बिटल है, अगर 3s ऑर्बिटल होता तो ऐसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो अब आप मुझे बताओ कि 3s में कितने नोडल सरफेस आपको देखने को मिलेंगे। 3s में एक तो फर्स्ट का देखने को मिल जाएगा, फिर सेकंड का देखने को मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट के बाद कुछ रीजन होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड नहीं होंगे, और फिर सेकंड के बाद कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एकदम जीरो होंगे। तो इस केस में आपको 3s ऑर्बिटल के केस में आपको टू रीजन ऑफ नोड्स, यानी कि 1 के बाद एक देखने को मिल रहा है और सेकंड ऑर्बिटल के बाद एक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में आपको सिर्फ एक नोडल सरफेस देखने को मिला, लेकिन 3s में 2 देखने को मिला, ठीक है। अब जैसे जैसे ये 3 है तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, n-1 होगा, ठीक है। नोड्स कितने हो रहे हैं, n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसी तरह 4s में जाओगे तो 4-1 यानी 3 नोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला आगे हम नोड्स और इसका मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है। 1s और 2s की बात हो गई। सिमिलरली 3s के केस में 2 नोडल सरफेस मैंने बताया, वही चीज यहाँ पे भी लिखी होगी कि the higher s orbitals has also spherical shape and number of nodal surface in s orbital for any given energy level is n-1, ठीक है। जो हायर s ऑर्बिटल्स होंगे उनका भी शेप स्फेरिकल हो जाएगा, और जो उनके बीच में जो नोड्स आएंगे, कोई भी स्फेरिकल कोई भी गिवन एनर्जी लेवल के लिए, जैसे 4th एनर्जी लेवल गिवन है तो उसके लिए नोड्स क्या हो जाएंगे, नोड्स n-1। 6th एनर्जी लेवल है तो n-1 यानी कि 5 हो जाएगा आपका नोड्स, ठीक। तो नोट्स कैलकुलेट कर सकते, इस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 5th एनर्जी लेवल में कितने नोट्स प्रेजेंट है 4th एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेना, n-1 होता इजी है। तो सारे हायर s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल शेप के होंगे और साथ ही साथ उनमें नोट्स इंक्रीज करता जाएगा, और नोट्स कितना होगा, पर्टिकुलरली n-1 नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर
n-1 वे, और ये n तो आपको पता ही चल गया क्या है, जैसे 4s के केस में क्या है, ये 4 है, तो ये 4 ही ना n को रिप्रेजेंट करता है, n को यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक। तो n क्या है, n एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल, अभी जो मैंने अभी पिछला डायग्राम दिखाया 3s ऑर्बिटल के केस में, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल है और ये थर्ड ऑर्बिटल है। तो इसके ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ो। इसके बाद कुछ रीजन ऐसा होगा जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड हो रहे होंगे, फिर इसके बाद ये कुछ ऐसा रीजन होगा, यानी 3s ऑर्बिटल के केस में ये वाला रीजन और ये वाला पर्टिकुलरली रीजन, ठीक है। ये दो रीजन ऐसे होंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाउंड हो रहे होंगे और इसे ही हम नोड्स कह रहे हैं, ठीक है। 3s में हमें 2 नोड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक। फिर है अब p ऑर्बिटल पे आएंगे, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। एक मिनट, तो p ऑर्बिटल्स के केस में क्या होगा, p ऑर्बिटल्स के केस में हम l की वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। p ऑर्बिटल के केस में l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 1 होती है, ठीक। और हर l की वैल्यू 1 के लिए ml की वैल्यू होती थी, ml की वैल्यू क्या होती थी, -1 0 +1, -l से +l, यही हम देखे हैं। तो -l से +l, तो इसके वजह से अगर p ऑर्बिटल में l की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, तो ml की वैल्यू कितनी हो रही है, -1 0 +1, यही था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा p ऑर्बिटल है वो ये ml किसको रिप्रेजेंट, क्या चीज दिखा रहा था, ओरिएंटेशन को, ठीक है। यानी कि हमारे ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड हैं, ये 1 0, यानी 3 वेज में हमारा ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा। थ्री वेज में हमारा ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा। तो इस वजह से ये -1 0 +1 कहने का मतलब ये होता है कि ये -1 हम px ऑर्बिटल को ले लेते हैं और 0 py को ले लो और 1 pz को ले लो, ठीक है। तो px, py और pz को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करते हैं तीनों ओरिएंटेशन को हम 3 ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, इसीलिए p के केस में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे, px, py, pz। तो px, py, अच्छा पहले शेल में p ऑर्बिटल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में हमारा वो नहीं होता है l की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड शेल से p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, यानी कि 2p हमारे लिए पॉसिबल है, 1p पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, 2px देखने को मिलेगा, 2py देखने को मिलेगा, अभी हम शेप पे आएंगे, 2pz देखने को मिलेगा, यही 3 हुए ना, px, py, pz, यानी अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो 2px, py, pz देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये ओरिएंटेशन है, यानी कि जो हमारे पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कैसे ओरिएंटेड है। तो इन तीनों ओरिएंटेशन के लिए हम अपने इन तीनों ओरिएंटेशन के लिए हम p ऑर्बिटल का शेप देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा p ऑर्बिटल होता है ना, वो किस शेप का होता है, डम्बल शेप, ठीक है। ये रहा डम्बल, ठीक है, ये डम्बल शेप हो गया, जिसमें कि ये ऊपर जो जा रहा है इसको हम लोब कहते हैं। क्या होता है, ये लोब होता है, ये एक लोब और 2 लोब, यानी कि हमारे p ऑर्बिटल डम्बल शेप के होंगे और इनमें 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी हर एक px में 2 लोब्स, py में, ये तीनों के शेप सेम होंगे, क्या कहते हैं, तीनों डम्बल शेप के होंगे, px भी, py भी, pz भी, और इनमें 2 लोब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लोब्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं,
जैसा शेप ऊपर देखने को मिलेगा वैसा ही शेप नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल होंगे ये लोब्स, ठीक। तो यहाँ देख लो अब क्या कह रहा है ये, पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप के होंगे और इन डंबल शेप के तो दो लोब्स हुए और दोनों लोब्स क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और एक चीज और हम इससे पहले देखिए कि पी ऑर्बिटल्स कितने, पी ऑर्बिटल्स तीन ओरिएंटेशंस को रखेंगे, यानी पी एक्स को, पी वाई को, पी जेड को, और तीनों ओरिएंटेशंस के लिए हमें क्या करना है, शेप्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये फर्स्ट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट शेल के लिए, इसलिए सेकेंड शेल में पॉसिबल होता है। तो हम अभी बेसिकली 2px, 2py और 2pz करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो कि क्या कह रहा है, फॉर p ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 1, p ऑर्बिटल के केस में l की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगे ml की वैल्यू, ठीक है। -1, 0 और +1 ml की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो p ऑर्बिटल्स हैं, this means that there are 3 p orbitals in each p subshell. p एक subshell है, p subshell है और l subshell को दिखाता है, और आपका ml क्या दिखाता है, ऑर्बिटल्स को दिखाता है। तो एक p subshell में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए। तो p subshell में 3 p ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर these are designated, अब वो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उनको हम क्या कह रहे हैं, px, py, pz, ठीक है। यानी कहाँ गया, px, py और pz, ठीक है। px, py, pz हो गए। फिर फॉर एग्जाम्पल 2px, 2py और 2pz, ठीक है। 1 क्यों नहीं लिखा, आपको समझ में आ रहा होगा। These 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। अब 2px, 2py सब इक्वल इन एनर्जी होंगे, लेकिन बस क्या डिफरेंस होगा इन तीनों में, कि बस ओरिएंटेशन का डिफरेंस होगा। अभी हम देखेंगे कि कौन सा कैसे ओरिएंटेड है, ठीक है। तो तीनों ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होगी, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो तीनों ऑर्बिटल्स का होगा वो आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओरिएंटेशन बट डिफर इन देयर ओरिएंटेशन, ठीक है। ईच ऑर्बिटल है, अब दोनों ऑर्बिटल में मैंने क्या बोला, 2 लोब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 सिमेट्रिकल लोब्स, ठीक। ये जो ऑर्बिटल है, अब ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऊपर नीचे इक्वल है और 2 लोब्स हैं इसमें, ठीक है। ये चीज हो गई। अब डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लोब्स दीज आर डेजिग्नेटेड है, इसी ओरिएंटेशन पे डिपेंड होके आपका 2px किसको 2py कहेंगे, किसको 2pz कहेंगे, वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। फिर अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक। अब ये सिमेट्रिकल लिखा है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये अभी हम देखेंगे कि कैसे इसका शेप अभी मैं बताऊंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देख लो, क्या px, py और pz, px, py एंड pz यही है हमारे पास। तो px किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, x, y और z एक्सेस। अभी हम पर्टिकुलरली 2 ही एक्सेस को एक साथ लेके चले, मैं तीनों बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अगर x है, ये अगर y है, ठीक है, तो ये px कहाँ पे होगा, px का शेप कैसा होगा, p ऑर्बिटल का शेप आपका डंबल शेप होता है ना। तो इसका px जो होगा वो पर्टिकुलरली x पे सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। ये हो गया आपका px। और अगर py ले तो अगर ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो py कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपका प्रेजेंट होगा कौन, py, ठीक। सिमिलरली pz लोगे, जब आप pz लोगे, pz ये z और zx ले लो, तो ये क्या हो गया, z पे प्रेजेंट है कौन सा ऑर्बिटल आपका pz। तो ये चीज वही हम देख रहे थे कि जब हमारा x पे प्रेजेंट होगा तो वो px, x एक्सेस का सिमेट्रिकल होगा तो वो px हो जाएगा। और जब ये क्या है, ये आपका px है और ये py है
और ये क्या हो गया, ये पी जेड हो गया। तो पी एक्स एक्स के सिमेट्रिकल तो पी एक्स हो गया, और वाई के सिमेट्रिकल, ये वाई एक्सिस है, वाई के सिमेट्रिकल तो पी वाई हो गया, और जब जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल तो ये आपका पी जेड हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो गया। अब टू पी एक्स में भी दो लोब्स होंगे जो कि सिमेट्रिकल होंगे एक्स एक्सिस के, टू पी वाई में भी दो लोब्स होंगे जो कि सिमेट्रिकल होंगे वाई एक्सिस पे, और टू पी जेड में भी दो लोब्स होंगे जो कि सिमेट्रिकल होंगे जेड टू पी जेड में जेड एक्सिस के। ठीक है, अब ये अभी फिगर दिखा दूंगी मैं, और शेप इसका कैसा होता है, इसका शेप डम्बल शेप का होता है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। ठीक, हम इसको बेसिकली हम क्या लिखते हैं, 2p ही लिखते हैं, जो कि जिसका मतलब है 2px, मतलब लिखेंगे तो हम 2p, लेकिन जब हम उसके ओरिएंटेशन से स्पेसिफिक होंगे तब हम 2px 2py और 2pz में जाएंगे। ठीक है, तो ये है रहा आपका 2px। अब इसमें क्या है, आपको z एक्सिस भी दिखाई हुई है, ये x हो गया और y, अगर ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ से जाती हुई सामने ये z एक्सिस हो गई। ठीक है, तो इसमें आपकी x y और z एक्सिस, और ये x के ओरिएंटेड है, तो ये 2px को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये y एक्सिस सामने आती हुई y एक्सिस, तो यहाँ पे y हो गया, इसको हम 2py कह रहे हैं, और यहाँ पे 2pz। ठीक है, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हमें करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पी वाई किसी भी एक एक्स पे ले लेंगे और वो पी ऑर्बिटल का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये रिप्रेजेंटेशन पी ऑर्बिटल का कैसे शेप होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें आएगा क्या, नोडल प्लेन, है ना, नोडल प्लेन यानी कोई ऐसी प्लेन पी ऑर्बिट में भी पास हो रही होगी जिसमें क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एकदम उस प्लेन में नहीं जा रहे होंगे। जब हम पी एक्स की बात कर रहे हैं, ये आपकी एक्स अगर है तो ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा पी एक्स हो गया। अब px में एक प्लेन ऐसा, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या है, जैसे मान लो इधर एक लोब है, इधर एक लोब है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं प्लेन पास करूँ तो वो प्लेन क्या होगा, क्या उस प्लेन में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होंगे, नहीं होंगे, तो वो प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन का काम कर रहा होगा। किस केस में, px के केस में। अब py के केस में ऊपर नीचे लोब गया, तो यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो py के लिए नोडल प्लेन का काम करेगा। सिमिलरली pz के लिए आगे और इधर जा रहा है, तो ऐसे मैं प्लेन पास करूं तो वो क्या हो जाएगा, pz के लिए नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो नोडल प्लेन समझ में आ गया। ये अगर देखो x y, x पे हमारा क्या है, px है, ये px ऑर्बिटल है, px में अगर एक मैं प्लेन ऐसे पास करूं तो ये px के लिए क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। सिमिलरली y और z के केस में भी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, इट मे बी नोटेड दैट टू लोब्स ऑफ द p ऑर्बिटल आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन, दोनों एक प्लेन से सेपरेट हो रहे हैं। जैसे ये x ऑर्बिटल है तो ये y प्लेन, yz प्लेन इसको सेपरेट कर रहा होगा, तो प्लेन उसी को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम नहीं फाउंड होगी, तो उस केस में उसी को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन बेसिकली ऐसा समझो कि कोई एक सरफेस है, नोड्स मतलब पॉइंट, नोडल प्लेन जहाँ पे एक कोई सरफेस जा रही होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेन दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये 2px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल में अब देखो क्या है, x दोनों यहाँ पे ओरिएंटेड है x पे, और क्या है फिर y ऐसे जा रही है और ये z जा रही है, तो y और z यानी कि ये एक प्लेन ऐसे पास करे, जैसे ऐसे इधर एक लोब इधर और एक लोब इधर, बीच में से एक मैं प्लेन पास कराऊं तो वो क्या है, वो आपकी नोडल प्लेन हो जाएगी। यहाँ पे भी 2py के केस में अब जब आगे और पीछे पास करिए तो बीच में ऐसे प्लेन जा रही होगी जो कि आपकी नोडल प्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो और 2pz में भी सिमिलरली जब ऊपर नीचे होगा तो x y प्लेन जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी नोडल प्लेन हो जाएगी। यानी ये प्लेन्स जो बन रहे हैं, यानी ये ऐसे रीजंस हैं जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एकदम नहीं मिलेगा, उसे हम नोडल प्लेन कह रहे हैं। ठीक,
आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में दूसरे और दूसरे डायरेक्शन में किसी और अमाउंट में, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड हायर मिलेगा, हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, और दूर जाएंगे तो लोअर डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये जैसे 1s में अब ज़्यादा हो जाएगा, 2s में कम हो जाएगा। तो ये बताओ, सॉरी 1s और 2s में देखें तो किसका 2s दूर है, इस वजह से उसकी साइज भी इंक्रीज कर जाएगी, ये चीज़ था। और p ऑर्बिटल के केस में क्या था कि p ऑर्बिटल के केस में हमारा जो शेप है p ऑर्बिटल का वो डम्बल शेप का है, डम्बल शेप का है। और p ऑर्बिटल p के लिए l की वैल्यू जो हो रही है 1, उसके लिए क्या हो रहा है, ml की वैल्यू -1 +0 और +1, जिसकी वजह से हमारे 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन आ रहे हैं। उन तीनों पॉसिबल ओरिएंटेशन को हम px, py और pz से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। px जो आपका है वो x के एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और py आपका p के सिमेट्रिकल है, और pz आपका pz के सिमेट्रिकल है, और उसके अराउंड आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है, प्लस एक नोड प्लेन पास कर रहा है जो कि आपके नोडल प्लेन को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप पी ऑर्बिटल तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी समझ में आया होगा। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू और ठीक है।